एक बार की बात है, सीमापुर गांव में दो दोस्त रहते थे। आज उनका 12वीं कक्षा का रिजल्ट होता है। वो दोनों पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे, इसलिए रिजल्ट वाले दिन वो दोनों ही घबराए हुए थे। अरे रोहन भाई, क्या लगता है पास तो हो जाएंगे ना? भाई लगता तो है, मैंने तो सारे पेपरों के नंबर घर पर जोड़ रखे हैं। 100 में से 33 ही बन रहे थे। अगर मास्टर ने 1-2 नंबर भी काट दिए तो दिक्कत हो जाएगी। हे भगवान, किसी तरह पास करवा दे, बस मेरे दोस्त रोहन को पास करवा दे। वाह भाई, तू इतना अच्छा कब से हो गया जो मेरे लिए दुआ मांग रहा है? अरे भाई, मैंने सारे पेपर तेरी चीटिंग करके ही तो किए हैं। अगर तू पास हो गया तो मैं भी हो जाऊंगा। फिर मास्टर रिजल्ट अनाउंस करते हैं और वो दोनों पास हो जाते हैं। अरे वाह वाह, पास हो गए मेरे भाई, आज तो मजा ही आ गया। हाँ भाई, शुक्र है भगवान का, स्कूल से जान छूटी। अब रोज सुबह सुबह उठना नहीं पड़ेगा। वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अब पूरा दिन गांव में इधर उधर घूमते रहते हैं। फिर एक दिन राहुल सुबह देर तक सोता रहता है। अरे कमबख्त, 12 बज गए, अभी तक सो रहा है। चल उठ, जब से स्कूल खत्म हुए हैं तब से पूरा दिन बस आवारागर्दी करता रहता है। अरे माँ, अभी अभी तो इतनी मेहनत करके मैंने स्कूल पास किया है, अब मुझे थोड़ा आराम करने दो। कमबख्त, तू तो गलती से पास हो गया है, पता नहीं तुझे मास्टर ने पास कैसे कर दिया। फिर माँ की डांट से परेशान होकर वो घर से निकल जाता है और सीधा रोहन के घर पहुँच जाता है। रोहन, रोहन, अरे रोहन भाई कहाँ हो? हाँ, आ गया सुबह सुबह। खुद तो जिंदगी में कुछ करना नहीं चाहता और मेरे बेटे को भी बिगाड़ कर रखा हुआ है। अरे माँ, अब फिर से गुस्सा करने लग गए। देखो रोहन, 12वीं पास किए हुए अब 6 महीने हो गए, आगे क्या करना है तुमने कुछ सोचा भी है? अरे माँ, सोच लूंगा, अभी तो बहुत टाइम है। फिर वो दोनों घर से निकल जाते हैं और गांव में नदी के पास पेड़ के नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। राहुल भाई, स्कूल पास किए हुए अब 6 महीने होने वाले हैं। घर वाले अब बहुत डांटने लगे हैं, अब हमें कुछ करना होगा। हाँ भाई, बात तो सही कह रहे हो तुम। मेरे पास एक प्लान है, क्यों ना हम दोनों आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली चलें? एक बार गांव से निकल गए तो दिल्ली में खूब ऐश करेंगे। वहाँ हम दोनों को कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। पूरा दिन आजादी ही आजादी होगी। मस्त प्लान है भाई, मैं आज ही माँ को दिल्ली जाने के लिए मनाता हूँ। फिर वो दोनों भागते हुए खुशी खुशी अपने घरों की तरफ जाते हैं और अपने माँ बाप को दिल्ली जाने के लिए मना लेते हैं। देखो रोहन, दिल्ली में अच्छे से पढ़ाई करना, अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। फिर वो दोनों दिल्ली जाने के लिए गांव से बस पकड़ लेते हैं। अब रोज पार्टी करेंगे भाई, अब रोज रोज की चिक चिक खत्म मेरे भाई। फिर रात भर बस में सफर करके वो दोनों दिल्ली पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों बॉयज हॉस्टल में रूम लेने जाते हैं। अब भाई साहब, हम दोनों को एक रूम चाहिए था, मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, एक रूम का 10,000 लगेगा। अरे भाई साहब, ये तो बहुत महंगा है, थोड़ा कम नहीं हो सकता? भाई एक ही रेट है, बाकी के स्टूडेंट्स को भी इसी रेट में कमरे दिए हैं, चाहो तो उनसे पूछ लो। अरे रोहन भाई, हमारे घर वालों ने 10,000 दिए हैं रूम रेंट के लिए, पूरा इसे दे दिया तो पार्टी के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? चलो कहीं और कमरा ढूंढते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से पलट कर जाने लगते हैं, तभी हॉस्टल मालिक उन्हें आवाज लगाता है। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरे पास एक कमरा है 203 नंबर, वो काफी समय से खाली पड़ा है, तुम एक बार चल कर देख लो, मैं वो कमरा तुम्हें 5,000 में दे सकता हूँ। फिर वो उन्हें कमरा दिखाने के लिए ले जाता है। वो कमरा बहुत सालों से बंद था। जैसे वो कमरा खुलने की आवाज आती है, हॉस्टल के बाकी लड़के कमरों से बाहर आकर देखने लगते हैं। कमरा खुलते ही हवा का झोंका आता है और हर तरफ खौफ का माहौल बन जाता है। कमरा तो ठीक है, बस इसकी सफाई करनी पड़ेगी। बहुत दिनों से बंद था ना, इसलिए धूल मिट्टी जम गई है। अरे वाह वाह, रोहन भाई यही कमरा ले लेते हैं, सीधा सीधा 5,000 रुपए बच जाएंगे। फिर उन पैसों की पार्टी करेंगे, घर वालों को इसका किराया 10,000 ही बताएंगे। फिर हॉस्टल मालिक उन्हें कमरे की चाबी देकर वहाँ से चला जाता है। उसके वहाँ से जाते ही हॉस्टल के कुछ लड़के वहाँ आते हैं। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं क्या इस कमरे के बारे में? भाई ये कमरा ठीक नहीं है। जब ये कमरा बंद था तब रात में कोई इस कमरे के आगे से भी निकलने की हिम्मत नहीं करता था। इस बंद कमरे से अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मेरी मानो तो ये कमरा वापस कर दो। अरे पागल, ये कैसी बहकी बहकी सी बातें कर रहा है? हमें ये कमरा सस्ते दाम में मिल गया है, इसलिए तुझे जलन हो रही है ना? ठीक है भाई,
जैसी तुम्हारी मर्जी, आज रात तुम्हें खुद पता चल जाएगा। हाँ। फिर इतना बोलकर राजेश और उसके दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अरे राहुल भाई, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं इनकी बात सच निकली तो। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, कोई भूत वूत नहीं होते, तू घबरा मत, मैं हूं ना। बस ये सोच कि इन बचे हुए 5,000 रुपए को कैसे उड़ाना है। फिर वो दोनों मिलकर उस कमरे की साफ सफाई करते हैं। उस कमरे में एक ही बेड होता है। अरे भाई, लेकिन यहाँ तो एक ही बेड है, एक को नीचे सोना पड़ेगा। अरे ठीक है, इस महीने तुम नीचे सो जाओ, अगले महीने मैं नीचे सो जाऊंगा। फिर थोड़ी देर में रात हो जाती है और हॉस्टल में सब लोग सो जाते हैं। फिर आधी रात होते ही उस कमरे में अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। राहुल बेड पर सो रहा होता है और रोहन नीचे। डर के मारे दोनों की नींद खुल जाती है। अरे मर गए रे, अरे ये कैसी आवाज थी भाई? पता नहीं भाई, कहीं वो लड़का सच तो नहीं बोल रहा था। तभी फिर से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। अरे मर गए रे, अरे भाई, ये आवाज तो इस पेड़ के नीचे से आ रही है। रोहन, जल्दी से बेड के ऊपर आ जा। फिर जैसे ही रोहन खड़ा होता है, तभी बेड के नीचे से एक हाथ निकलता है और उसका पैर पकड़ लेता है। अरे मर गए रे, अरे राहुल भाई, अरे इसने तो मेरा पैर पकड़ लिया, अरे जल्दी कुछ करो। फिर वो हाथ तेजी से रोहन को बेड के नीचे खींच लेता है और राहुल कुछ नहीं कर पाता। फिर राहुल बेड से नीचे उतरता है और कमरे से बाहर की ओर भागता है। शोर सुनकर सब लड़के अपने अपने कमरों से बाहर आ जाते हैं। अरे मर गया रे, अरे हाय, अरे ये कमबख्त भूत मेरे दोस्त को खींच कर ले गया। अरे हाय 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 हाय। अरे राहुल भाई, क्या हुआ? डरो मत, ठीक से बताओ कि हुआ क्या? भाई, हम दोनों अपने कमरे में सो रहे थे, रोहन नीचे सो रहा था, तभी डरावनी आवाजें आने लगी और अचानक से बेड के नीचे से एक हाथ निकला और इसने रोहन को बेड के नीचे खींच लिया। मैंने बहुत कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने तुम दोनों को पहले ही कहा था उस कमरे में मत रुको, वो कमरा शापित है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। भाई, मेरी मदद करो, मैं रोहन की माँ को क्या कहूँगा, कोई मेरी मदद करो। फिर शोर शराबा सुनकर वो हॉस्टल का मालिक भी वहाँ आ जाता है। फिर राहुल उसे सारी बात बताता है। मुझे लगा था अब तो इतने साल हो गए हैं, शायद अब सब ठीक हो गया होगा, लेकिन मैं गलत था। देखो, ये बात हॉस्टल से बाहर नहीं जानी चाहिए, जो भी करना है हमें मिलकर करना होगा। अगर ये भूत प्रेत की बात हॉस्टल से बाहर चली गई तो मेरा हॉस्टल बर्बाद हो जाएगा। चलो हम सब एक साथ वहाँ चलते हैं, हो सकता है रोहन के बारे में कोई सुराग मिल जाए। फिर सब लड़के कमरे की ओर चल देते हैं और वहाँ पहुंचकर टॉर्च लाइट से बेड के नीचे झांककर रोहन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन बेड के नीचे कोई नहीं होता। उस हाथ ने रोहन को बेड के नीचे ही खींचा था, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे लेकिन बेड के नीचे तो कोई भी नहीं है, रोहन गया तो गया कहाँ? हे भगवान, मैं रोहन की माँ को क्या जवाब दूंगा? आखिर रोहन गया तो गया कहाँ? वो ऐसे कैसे गायब हो सकता है? अब भाई, आप मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा। मुझसे 50,000 रुपए ले लो, लेकिन इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। तुम ये कमरा छोड़ के दूसरे कमरे में शिफ्ट हो जाओ, अब मैं तुमसे कोई किराया नहीं लूंगा। अरे लेकिन मेरे दोस्त का क्या? आखिर वो गया तो गया कहाँ? मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा दोस्त चाहिए। फिर वो लोग निराश होकर उस कमरे को वापस बंद कर देते हैं और राहुल राजेश के कमरे में चला जाता है। फिर अगले दिन सुबह होने पर राहुल के फोन पर रोहन की माँ का फोन आता है। हेलो राहुल बेटा, कैसे हो तुम? और हॉस्टल में सब सही रहा ना? हाँ जी आंटी, अब सब सही रहा। बहुत अच्छी बात है, बस अब तुम दोनों दोस्त अच्छे से पढ़ाई करो ताकि तुम्हें कोई बढ़िया सी नौकरी मिल जाए। अच्छा, रोहन कहाँ है? वो अपना फोन नहीं उठा रहा है, मेरी बात करवाना उससे। हाँ, अभी थोड़ी देर में करवाता हूँ आंटी, अभी वो बाथरूम में नहाने गया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तुमसे बात हो गई, एक ही बात है, जब वो नहाकर बाहर आए तो मेरी बात करवाना। फिर इतना बोलकर रोहन की माँ फोन रख देती है और राहुल रोने लगता है। अब मैं राहुल की माँ को क्या जवाब दूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राजेश भाई, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, किसी तरह रोहन को ढूंढना ही होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि रोहन के साथ क्या हुआ और उस भूतिए कमरे का क्या राज है, तो कमेंट जरूर करें और लाइक करना ना भूलें।
एक बार की बात है, राजनगर नामक एक जगह पर एक गटर खुला हुआ होता है। उस गटर में चुड़ैल का साया था। उस गटर के आसपास से यदि कोई भी गुजरता था तो चुड़ैल उसे गटर के अंदर खींचकर मार डालती थी। एक दिन एक आदमी वहाँ से गुजर रहा होता है। ओहो, इस शहर में भी पता नहीं क्या हो गया। कोई भी आदमी अपना काम ठीक से नहीं करता। कहाँ जा रहे हो? हमसे तो मिल लो। भाई, कोई मेरी मदद करो। ऐसा कहकर चुड़ैल उस आदमी को गटर के अंदर खींचकर मार डालती है। वहीं राजन नाम का आदमी, जो कि एक सिविल इंजीनियर होता है, अपनी बीवी रमा और बच्चों श्याम और मोहन के साथ रहने आता है। वो दिन में इसी गटर के पास से गुजरता है। ओहो, ये मेरे डिपार्टमेंट के लोग कितने लापरवाह हैं। आज ही से बंद करवाता हूँ। फिर राजन वहाँ कुछ लोगों को बुलाकर उस गटर को बंद करवा देता है। लेकिन कुछ दिन बाद राजन को रोज सोते समय रात को भयानक आवाजें आती हैं, जैसे कोई कह रहा हो कि वो सबको मार डालेगी। लेकिन हैरानी की बात यह कि ये आवाजें सिर्फ राजन को ही सुनाई देती थी। एक रात जब राजन सो रहा होता है, रमा, देखो देखो, वही आवाजें फिर से आ रही हैं। ओहो, कहाँ है आवाजें? तुम थक जाते हो पूरे दिन, शहर में तो गटर डलवाते रहते हो सकता है कोई बुरी कहानी सुन ली होगी तुमने। चलो सो जाओ। फिर एकदम से आवाजें आनी बंद हो जाती हैं और राजन भी सो जाता है। अगली सुबह जब राजन तैयार होकर ऑफिस के लिए अपनी गाड़ी से जा रहा होता है, तभी एक औरत उससे लिफ्ट मांगती है। राजन गाड़ी रोक देता है और औरत गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है। मैडम, आप इतनी सुनसान रोड पर अकेले कहाँ जा रही हो? लेकिन औरत कोई जवाब नहीं देती। तभी रोड पर एक कुत्ता गाड़ी के सामने आ जाता है और जोर जोर से भौंकने लगता है। और राजन के जोर जोर से हॉर्न बजाने के बाद भी नहीं हटता। ओहो, ये कुत्ते भी ना बहुत हो गए हैं। आज ही कंप्लेंट करके इनको हटवाता हूँ रोड से। 1 मिनट मैडम, आप बैठिए, मैं इसको हटाता हूँ। कुत्ते को हटाने के लिए राजन जैसे ही गाड़ी से उतरता है, कार के अंदर बैठी औरत गायब हो जाती है और कुत्ते भी भौंकना बंद कर देते हैं। राजन वापस गाड़ी में बैठता है। अरे, ये औरत कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। लगता है डर गई होगी बेचारी। चलो खैर, ऑफिस चलूं। राजन वहां से चला जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी के जाते ही वो औरत वहां वापस आ जाती है और राजन की गाड़ी को दूर से देखती है। रात को राजन वापस घर आता है और रमा को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रमा हंसने लगती है। तुम भी ना बहुत डरपोक हो गए हो। अरे कोई चुड़ैल थोड़ी है वो। कोई बात नहीं, सो जाओ। राजन सो जाता है। उधर आधी रात में उसे फिर से डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिसे सुनकर राजन जग जाता है। उसे सामने फिर से वही औरत खड़ी दिखाई देती है जो उसे ही देखी जा रही होती है। अरे मर गए। राजन रमा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकलती और ना ही उसके हाथ हिल पाते हैं। तभी वो औरत चलने लगती है और राजन भी उसके पीछे पीछे सम्मोहित सा होकर चलने लगता है। छत पर पहुंचाने के बाद राजन की एकदम से आवाज निकलती है। कौन हो तुम? और मेरा इतने दिनों से पीछा क्यों कर रही हो? तभी औरत एकदम से चुड़ैल बन जाती है और उसके ऊपर गटर का काला काला मलबा भी लगा होता है। मेरा नाम सीमा है, मैं तुम्हारी जान लेने आई हूँ। तुम और तुम्हारे जैसे सारे इंजीनियर जिन्होंने इस शहर में गटर डलवाए हैं। जी, मैं तो अभी अभी इस शहर में आया हूँ। भला मैं आपकी जान कैसे ले सकता हूँ? आप पूरी बात बताइए, शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मेरी मदद? मेरी मदद तो तेरे मरने के बाद ही हो पाएगी,
लेकिन तू सुनना चाहता है तो मैं तेरे मरने से पहले तुझे वजह जरूर मेरा नाम सीमा है। मेरे पति की कई साल पहले ही मौत हो गई थी। एक दिन काफी बारिश हो रही थी। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ जा रही थी। चारों तरफ काफी पानी भर गया था। सड़क पर पानी के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। तभी तुम्हारे जैसे इंजीनियर की लापरवाही के कारण एक गटर का ढक्कन खुला रह गया और मैं उस खुले गटर में गिर गई और मेरी मौत हो गई। तब से मैं यहीं भटक रही हूँ और तुम्हारे जैसे लापरवाहों को मार रही हूँ। क्या तुम्हारे बच्चों के नाम टिंकू और पिंकू हैं? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? वो तो मेरे अनाथालय में रहते हैं। कुछ दिन पहले कोई उन्हें वहाँ छोड़ गया था, लेकिन तुमने जो भी बताया वो बहुत बुरा था। मैं भी इस शहर में इसी गटर घोटाले का पता लगाने आया था और इस शहर की पानी की निकासी की समस्या को ठीक करना चाहता था। अच्छा, तो तुम तो बहुत ही अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। मुझे इस शहर के घोटालेबाजों के बारे में काफी कुछ पता है। अगले दिन राजन तैयार होकर बबलू नामक एक ठेकेदार के पास पहुंचता है जो कि गटर सफाई का काम करवाता था। बबलू अपने गुंडों के साथ बैठा होता है। बबलू, तुम गटर साफ क्यों नहीं करवाते, जबकि सरकार तो तुम्हें पूरे पैसे देती है? अरे आओ इंजीनियर बाबू, इतने गुस्से में काहे हो? जब सरकार हमका पैसा दे रही है तो तुम काहे गरम हो रहे हो? देखो बबलू, अगर तुम ढंग से काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा टेंडर बंद करवा दूंगा। हमारा टेंडर तो आप तो क्या, आपके बाप भी बंद नहीं करवा सकते। ऐसा कहकर बबलू राजन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी चुड़ैल वहां आ जाती है। बाप का तो पता नहीं, लेकिन मेरे रहते तुम इसे छू भी नहीं सकते। ऐसा कहकर चुड़ैल बबलू को मार देती है। अगले दिन राजन शहर के नेताजी के पास जाता है। नेताजी, मैं यहाँ का नया सफाई इंचार्ज राजन हूँ। यहाँ इतनी गंदगी फैली है और जगह जगह गटर खुले हैं। आप इस विषय में कुछ करते नहीं या आप कुछ देखते ही नहीं? अरे राजन बचुआ, इतना सब नहीं बोलते। हमको सब दिखता है। जनता हमको आप लोगों की सेवा के लिए भेजे हैं, हम वही तो कर रहे हैं। बाकी रात में आओ हमारे घर, वहीं पर सब बात करेंगे। है? राजन वहां से चला जाता है और रात में नेताजी के घर पहुंचता है। सफाई महोदय, आप कुछ कहते रहे दिन में। देखो भैया, यहाँ रहना है तो रहो, नहीं तो दुनिया में नहीं रहोगे। आप अपन मुंह बंद रखिए और जो हो रहा है होने दीजिए। हैं? आपको पता है आपकी वजह से कितने लोग मर रहे हैं और उनके घर वाले कितने परेशान हो रहे हैं। मेरे रहते मैं आपको कुछ भी नहीं करने दूंगा। अब तो हमरा एक बात नहीं काट सकते और कोई भी परेशान हो उससे हमें क्या, हमको तो हमारा हिस्सा चाहिए, समझे? अब यहाँ से निकल लो और हमें गुस्सा मत दिलाओ। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। अरे मर गया रे, ये नास मिट्टी चुड़ैल कहाँ से आ गई? नेता, राजन तो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। हाँ, तू इस दुनिया से जरूर चला जाएगा। तुझे पता नहीं तेरे इस पैसे के लालच की वजह से कितने घर बर्बाद हुए हैं, जिनमें से एक घर मेरा भी है। फिर चुड़ैल उसे मार डालती है और राजन के साथ अपने बच्चों से मिलने जाती है। मेरे बच्चे, चुड़ैल उन्हें गले से लगा लेती है। बच्चे चुड़ैल को देखकर डरने लगते हैं। डरो नहीं, ये तुम्हारी माँ है बच्चों। राजन, आज मेरी आत्मा को शांति मिली है। अब मैं आराम से इस दुनिया से जा सकूंगी। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना और जो नेक काम तुम कर रहे हो करते रहना। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो याद कर लेना।
मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। बहुत समय पहले की बात है। रमेश नाम का मोची अपनी बीवी कावेरी और बेटे मोनू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रमेश गली के नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता था। तभी वहाँ उस इलाके के सेठ की गाड़ी आकर रुकती है। फिर उसमें से वहाँ का सेठ उतरता है और वहाँ के लोगों से बड़ी बदतमीजी से बात करता है। पहले तो वो वहाँ खड़े एक बूढ़े आदमी की बहुत सारी सब्जियाँ उठा लेता है। सेठ जी, 200 रुपए हो गए। तेरी इतनी हिम्मत, जो तू मुझसे पैसे मांगे। नहीं देता मैं पैसे। बोल क्या करेगा? क्या करेगा? सेठ जी, 200 रुपए आपके लिए तो छोटी सी बात है। हमारा तो उसी से घर चलता है। तू ऐसे नहीं मानेगा। मोनू को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है। देखो ना पापा, कितना बदतमीज आदमी है ये। तू चुपचाप जूते पॉलिश कर और वहाँ ध्यान मत दे। ये तो यहाँ की रोज की बात है। बूढ़ा आदमी बेचारा अपनी गिरी हुई सब्जियां उठा उठा कर अपने ठेले पर वापस रखने लगता है। उसके बाद सेठ रमेश के पास जाता है। ए सुन, चल मेरे जूते पॉलिश कर। जी सेठ जी, अभी करता हूँ। रमेश उस सेठ के जूते पॉलिश कर ही रहा होता है तो गलती से ब्रश उस सेठ की पैंट पर लग जाता है और पैंट पर पॉलिश का निशान आ जाता है। सेठ वो निशान देखकर आग बबूला हो जाता है और गुस्से में आकर रमेश को एक लात मारता है, जिससे रमेश बेचारा दूर जाकर गिर जाता है। अबे ओए अंधे, ये क्या किया तूने? पता है कितने महंगे कपड़े हैं मेरे? पापा पापा उठो। पापा पापा पापा, आप ठीक तो हो ना पापा? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अंकल, आपने मेरे पापा को क्यों मारा? हम गरीब हैं तो क्या आप हमारे साथ कुछ भी करोगे? अब तू मुझे बताएगा कि मैं क्या करूँ? अरे अरे सेठ जी इसे माफ कर दो। ये तो पागल है, इसे पता नहीं है कि कैसे बात करते हैं। मुझे पता है पापा, पर शायद इन अंकल को नहीं पता कि हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए, चाहे कोई गरीब हो या अमीर। तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगा? अब देख मैं तेरा क्या करता हूँ। सेठ गुस्से में आकर रमेश को और ज्यादा मारता है। मोनू अपने पापा को बचाने की बहुत कोशिश करता है, पर बेचारा कुछ कर नहीं पाता। उसके बाद सेठ वहाँ से चला जाता है और फिर मोनू भी अपने पापा को घर ले जाता है। रमेश को इतनी ज्यादा चोट लगी होती है कि वो अगले दिन जूते पॉलिश करने नहीं जा पाता, इसलिए उसकी जगह मोनू जूते पॉलिश करने चला जाता है। जूते पॉलिश करवा लो, जूते। मैं आपके जूते शीशे की तरह चमका दूंगा। आओ आओ आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मोनू ऐसे ही रोज नुक्कड़ पर बैठकर लोगों के जूते पॉलिश करता है, जिससे उसके घर का गुजारा हो रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक दिन फिर से वही सेठ आकर लोगों से बदतमीजी करने लगता है। तेरा बाप तो डर कर घर में बैठ गया, और तुझे भेज दिया यहाँ। जी सेठ जी, वो मेरे पापा की हालत ठीक नहीं है, इसीलिए आज उनकी जगह मैं आया हूँ। उस दिन के लिए आप मुझे माफ कर दो सेठ जी। घर में खाने को कुछ नहीं है, मम्मी पापा बहुत परेशान हैं। ये सब कहानी मुझे मत सुना, समझा? और अपना ये सारा सामान यहाँ से हटा। नहीं, मैं अपना सामान यहाँ से नहीं हटाऊंगा, और अगर आपने मेरे साथ कुछ भी गलत किया तो मैं पुलिस को जाकर बता दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत, तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा। सेठ उस वक्त तो वहाँ से चला जाता है, पर रात को जब मोनू घर वापस आ रहा होता है तो वो सेठ चुपके से उसका पीछा करता है। आज तो मैं इसके हाथ पैर ही तोड़ दूंगा, फिर देखूंगा कल से कैसे जूते पॉलिश करने आएगा। सेठ अपनी गाड़ी को तेजी से मोनू की तरफ लेकर जाता है और उसे एक टक्कर मारता है। मोनू का सर सीधा एक पत्थर में जाकर लगता है। मोनू खून में लथपथ सड़क पर पड़ा रहता है और सेठ वहाँ से भाग जाता है। कुछ देर बाद एक आदमी वहाँ से गुजरता है तो वो मोनू को वहाँ मरा पड़ा देखता है। वो जल्दी से मोनू के माँ बाप को जाकर ये बात बताता है। मोनू के माँ बाप को जैसे ये बात पता चलती है, वो दौड़ते हुए वहाँ आते हैं और मोनू को मरा देख बहुत रोते हैं। उनका रो रो कर बुरा हाल होता है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक रात सेठ एक सुनसान जगह से गुजर रहा होता है। तभी अचानक उसकी गाड़ी रुक जाती है। ये क्या हो गया? अचानक मेरी गाड़ी कैसे रुक गई? ये तो बिल्कुल ठीक थी।
सेठ गाड़ी से उतरकर चेक करने लगता है कि गाड़ी में कुछ खराबी तो नहीं हो गई, और तभी पीछे से एक आवाज आती है, जूते पॉलिश करवा लो सेठ जी, आपके जूते बहुत गंदे हो रहे हैं। सेठ तुरंत पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं। तभी उसे दोबारा वही आवाज आती है, सेठ जी आपके जूते बहुत गंदे हैं, क्या मैं इनको साफ कर दूं? सेठ वापस पीछे देखता है तो कोई भी नहीं होता। अब सेठ को डर लगने लगता है। वो जल्दी से गाड़ी ठीक करता है और वहाँ से निकल जाता है। घर जाकर सेठ चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। आधी रात सेठ को किसी के चलने की आवाज आती है तो वो अचानक उठ जाता है। सेठ देखता है कि उसके बेड के पास उसके जूते रखे हुए हैं जो बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। ये जूते तो अलमारी में रखे थे, इनको यहाँ लाकर किसने रखा? पर ये इतने गंदे कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सेठ जी जूते पॉलिश कर दूं क्या? बहुत गंदे हो रहे हैं। कौन है यहाँ? सामने आओ। मोनू का भूत सेठ के सामने जूते पॉलिश करने का ब्रश लेकर खड़ा हो जाता है। जूते पॉलिश करवा लो सेठ जी। भूत भूत भूत! मैं तो आपके जूते पॉलिश करने आया हूँ सेठ जी, जूते पॉलिश करवा लो। अरे भाई क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो? जाओ यहाँ से, मुझे छोड़ दो। जूते तो आपको पॉलिश करवाने ही पड़ेंगे सेठ जी। सेठ आगे कुछ बोल पाता उससे पहले भूत वहाँ से गायब हो जाता है। पूरी रात सेठ उस भूत के डर की वजह से सो नहीं पाता। फिर सुबह उठकर उसे लगता है कि शायद रात को जो हुआ वो उसका वहम था। वो रोज की तरह तैयार होकर नाश्ता करने बैठ जाता है। रामू काका मेरा नाश्ता लेकर आओ। ये लीजिए सेठ जी आपका नाश्ता। ये क्या है? क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ सेठ जी? नाश्ते की प्लेट में जूते रख कर लाए हो और मुझसे पूछ रहे हो कि क्या हुआ? कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी? मैं तो नाश्ते में पनीर के पराठे लाया हूँ। सेठ दोबारा अपनी प्लेट की तरफ देखता है तो उसमें जूते नहीं बल्कि सच में पनीर के पराठे होते हैं। सेठ बिना नाश्ता किए टेबल से उठ जाता है और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। गाड़ी चलाते चलाते सेठ के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती हैं जो उसके साथ उन दिनों हो रही होती हैं। फिर रेड लाइट पर सेठ अपनी गाड़ी रोकता है तो तभी मोनू का भूत खिड़की पर आकर खड़ा होता है। आपके जूते बहुत गंदे हैं सेठ जी, पॉलिश कर दूं क्या? हाँ फिर से वही भूत। कोई मुझे बचाओ इस भूत से, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। सेठ जल्दी से अपनी गाड़ी का शीशा बंद करता है और गाड़ी को वहाँ से भगा लेता है। आखिर क्यों ये भूत मेरे पीछे पड़ गया है? आखिर ये मुझसे क्या चाहता है? मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? सेठ इतना बोलता ही है कि उसके पीछे से दो हाथ आते हैं और उसका गला पकड़ लेते हैं। सेठ शीशे से देखता है कि उसके पीछे वही भूत बैठा हुआ है और उसका गला दबा रहा है। सेठ अपने आप को बचाने की खूब कोशिश करता है पर वो भूत उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। छोड़ो मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगा, पहले तुमको मुझसे अपने जूते पॉलिश करवाने पड़ेंगे, तभी मैं तुम्हें जाने दूंगा। सेठ की गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी सीधा एक पेड़ से जा टकराती है। जब उस सेठ को होश आता है तो वो खुद को एक झोपड़ी में लेटा हुआ पाता है। ये मैं कहाँ आ गया और तुम लोग कौन हो? भूल गए क्या सेठ जी? मैं वही जूते पॉलिश करने वाला हूँ जिसे आपने एक दिन बहुत मारा था। मैंने मारा था? अच्छा हाँ मुझे याद आया, पर वो तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ था। है वो अभी है कहाँ? वो अब इस दुनिया में नहीं रहा सेठ जी। क्या? पर कैसे? वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था, क्योंकि मैं काम करने की हालत में नहीं था तो मेरा बेटा मेरी जगह जूते पॉलिश करने का काम करने लगा था ताकि वो कुछ पैसा कमा सके। पर क्या? पर कुछ दिन बाद ही जब एक रात वो काम करके वापस आ रहा था तो किसी गाड़ी वाले ने उसे सोम बाजार गली में टक्कर मार दी। सोम बाजार गली? क्या वो मर गया? क्या वो सच में मर गया? सेठ फिर सारी बात रमेश को सच सच सब कुछ बता देता है कि कैसे उसी की गाड़ी से उसके बेटे की मौत हुई थी और अब वो भूत बनकर उसके पीछे पड़ गया है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। सेठ को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो
फिर कभी किसी को परेशान नहीं करता, यहाँ तक कि वो लोगों की मदद करने लगता है और रमेश की भी एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खुलवा देता है। रमेश और उसकी पत्नी अच्छे से जीवन जीने लगते हैं। मोनू के भूत को इस बात की खुशी होती है कि उसके माँ बाप अब एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और वो सेठ अब एक अच्छा आदमी बन गया है, इसलिए वो फिर कभी उस सेठ को दोबारा नहीं देख